हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और आज है हमारा लेक्चर नंबर 9 ऑफ चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आज हम लोग बेसिक ऑफ प्रैक्टिस सेट 4.3 करने वाले हैं। तो बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि प्लीज 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 प्रैक्टिस सेट 4.3 और 4.4 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अपलोड कर लो। तो मैं आज आ गई हूँ आपके सामने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिस सेट 4.3 को लेके। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो प्रैक्टिस सेट 4.3 है एंड ये जो प्रैक्टिस सेट 4.4 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट से आपको बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आ सकता है। ठीक है, तो बहुत ही आराम से करेंगे, टेंशन मत लो, मैं बहुत ही अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो अभी सबसे पहले तो हम लोग टॉपिक देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक क्या है, यानी कि करने क्या वाले हैं, क्या है हमारा कॉन्सेप्ट। तो जो प्रैक्टिस सेट 4.3 है ना, इसमें हमको देखना है कि व्हाट इज शेयर्स एंड व्हाट इज शेयर मार्केट। ठीक है, तो ये पूरा समझना है। इसके अंदर बहुत सारे आप टर्म्स सुनोगे, दैट इज फेस वैल्यू, फिर एक मार्केट वैल्यू आएगा, फिर डिविडेंड आएगा, फिर आरओआर आएगा। तो ये सब क्या है वो मैं आपको धीरे धीरे स्टोरी के थ्रू समझाने वाली हूँ। लेकिन हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या होगा, व्हाट इज शेयर एंड व्हाट इज शेयर मार्केट, तो ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं ना यहाँ पे एक डायरेक्टली एक स्टोरी से आपको समझाती हूँ, सब कुछ एक स्टोरी से आपको समझाने वाली हूँ और इतने अच्छे से समझ में आएगा ना कि पूछो मत। ठीक है, बट जो भी मैं आपको बोलती हूँ ना ये चीज इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन कर लो। तो वो नोट डाउन कर लेना, अपने टेक्स्ट बुक में ही नोट डाउन कर लो, बट कर लो। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो हमारी स्टोरी है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे है मिस्टर ए और ये है मिस्टर ए की कंपनी, दैट इज XYZ। ठीक है, बड़े ही सिंपल तरीके से मैं स्टोरी बताने वाली हूँ, बहुत मजा आएगा। तो यहाँ पे मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने अपने मेहनत से ये कंपनी को बिल्ड किया है और इस कंपनी का नाम है XYZ। तो यहाँ पे देखो जो पर्सन कंपनी को बिल्ड करता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रमोटर्स, और जो कंपनी होती है उस कंपनी को बोलते हैं लिमिटेड कंपनी। ठीक है, ये सब डेफिनेशन आपके बुक में लिखा हुआ है, अगर आप अच्छे से बुक को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पे प्रमोटर्स एंड लिमिटेड कंपनी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मिस्टर ए जो है वो है प्रमोटर्स और ये जो कंपनी है इस कंपनी को बोलेंगे हम लोग लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो मिस्टर ए ने ये कंपनी को अच्छे से बिल्ड किया है और एक लेवल तक लेके आए हैं। लेकिन अभी क्या हुआ ना, मिस्टर ए को क्या करना है, थोड़ा सा ग्रो करना है, मतलब उनको अपनी कंपनी को थोड़ा सा बूस्ट देना है, उनको अपनी कंपनी को ग्रो करना है। तो उसके लिए उनको चाहिए 10 लाख रुपए। ठीक है, उनको कितने रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए। अब ये 10 लाख रुपए वो कहां से लेके आए, तो यहाँ पे देखो मिस्टर ए के पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि वो लोन ले सकते हैं, वो किसी से उधार मांग सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें इंटरेस्ट लगेगा और मिस्टर ए को इंटरेस्ट देना नहीं है। ठीक है, तो फिर मिस्टर ए ने बोला कि मैंने इतनी अपनी बड़ी कंपनी बिल्ड की है और मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो मैं एक काम क्यों नहीं करता, मैं अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट के अंदर रजिस्टर करा देता हूं, क्योंकि मेरी कंपनी थोड़ी मानी जानी है, लोगों को पता है। ठीक है, तो यानी कि मिस्टर ए ने डिसाइड किया कि चलो मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, कोई बात नहीं, 10 लाख रुपए तो मुझे आम आदमी यानी कि आम जनता भी मुझे दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं मैं समझाऊंगी आपको। तो यहाँ पे मिस्टर ए ने क्या सोचा कि मैं अपनी कंपनी दैट इज कंपनी XYZ को मैं स्टॉक मार्केट के अंदर रजिस्टर करा दूंगा। तो यानी कि मिस्टर ए ने क्या किया, अपनी जो कंपनी है ना उसको स्टॉक मार्केट के अंदर रजिस्टर करा दिया। ये रजिस्टर कैसे कराते वो हमारा लुकआउट है नहीं, बट देयर आर 2 वेरी वेरी मेन स्टॉक मार्केट वी हैव इन इंडिया, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये है 2 स्टॉक मार्केट जहां पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स होता है। अब ये शेयर्स क्या है मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन धीरे धीरे समझो इसको। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ ना कि मिस्टर ए ने अपने कंपनी को स्टॉक मार्केट के अंदर रजिस्टर करा दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, तो इससे है ना मिस्टर ए को क्या करना पड़ेगा, अपनी कंपनी की एक फेस वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी। ओके, तो वो फेस वैल्यू इन्होंने क्या डिसाइड की, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने मतलब मिस्टर ए ने क्या किया, शेयर अभी इशू किए। व्हाट इज शेयर, शेयर मतलब क्या कि अभी मिस्टर ए क्या करेंगे, देखो इनको 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो ये 10 लाख को क्या करेंगे, कुछ स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। स्मॉल पार्ट में क्यों डिवाइड कर देंगे, क्योंकि देखो 10 लाख कोई मतलब 10 लाख कोई दे नहीं सकता, मिस्टर ए को एक साथ कोई 10 लाख रुपए नहीं दे सकता। लेकिन अगर वो इस 10 लाख के कुछ छोटे छोटे पार्ट कर देंगे तो हम जैसे लोग यानी कि आम आदमी जो होते हैं या आम इंसान जो है वो भी क्या कर सकते हैं, ये छोटे छोटे अमाउंट्स मिस्टर ए को दे सकते हैं और ऐसे करके मिस्टर ए के पास 10 लाख रुपए आ सकते हैं। कैसे आएंगे मैं आपको समझाऊंगी, धीरे धीरे समझो। तो अभी मिस्टर ए क्या करने वाले हैं, ये जो 10 लाख रुपीस उनको चाहिए ना उसके स्मॉल पार्ट्स करने वाले हैं।
है, तो मिस्टर ए ने शेयर इशू किए। देखो शेयर मतलब क्या, शेयर मतलब क्या कि ये जो अमाउंट है, या इसको हम कैपिटल भी बोल सकते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, कैपिटल के स्मॉल पार्ट्स करते हैं तो उसको ही बोलते हैं शेयर्स। तो अभी यहाँ पे मिस्टर ए क्या करने वाले हैं, ये जो 10 लाख रुपीज है ना, उसके स्मॉल पार्ट करने वाले हैं। अब ये स्मॉल पार्ट क्यों करने वाले हैं, ताकि जो आम इंसान लोग है ना, वो भी क्या कर सके, ये जो कंपनी है उनमें इन्वेस्ट कर सके, इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, तो अभी मिस्टर ए क्या करने वाले हैं, ये 10 लाख रुपीज के कुछ स्मॉल पार्ट करने वाले हैं, और इसी स्मॉल पार्ट को बोला जाता है शेयर्स। क्या बोला जाता है, शेयर्स बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो मिस्टर ए ने ये 10 लाख रुपीज के कैसे स्मॉल पार्ट किए वो मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे मान लो कि मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, ये जो उनकी कंपनी है ना, उसकी फेस वैल्यू वो डिसाइड कर रहे हैं, और ये फेस वैल्यू उनको सबसे पहले ही डिसाइड करनी पड़ती है जब वो अपने कंपनी को स्टॉक मार्केट के अंदर रजिस्टर कराते हैं तब। ठीक है, तो मिस्टर ए ने अपनी कंपनी की जो फेस वैल्यू रखी है दैट इज ₹100, एंड उन्होंने कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए हैं, तो मान लो कि मिस्टर ए ने 10,000 शेयर्स जो है वो इशू किए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ₹100 क्या है, दिस इज नथिंग बट द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, दिस इज द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। एंड ये जो 10,000 है, इसका मतलब क्या होता है, 10,000 मतलब कि नंबर ऑफ शेयर इशूड। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय मिस्टर ए। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, जब आप ये 100 और 10,000 को मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू 10 लाख। ओके, तो यानी कि यहाँ पे मिस्टर ए ने अपने कंपनी XYZ की जो फेस वैल्यू रखी है दैट इज ₹100, और उन्होंने कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए हैं, दैट इज 10,000। तो अभी जो आम इंसान लोग हैं ना, वो क्या करेंगे, इस कंपनी के दैट इज कंपनी XYZ के शेयर्स खरीदेंगे, और जब ये कंपनी XYZ के पूरे जो शेयर्स है वो मान लो कि सोल्ड आउट हो जाएंगे, तो ये पूरे 10 लाख रुपए जो है वो मिस्टर ए को मिल जाएंगे। ठीक है, कैसे मिल जाएंगे, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे ध्यान से समझो ना कि जब आम इंसान लोग ये कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे तो ऐसे करके करके पूरे मान लो ये 10,000 शेयर्स जो इशू हुए थे वो सोल्ड आउट हो जाएंगे। जब ये सोल्ड आउट हो जाएंगे तो ये जो मिस्टर ए है उनको उनके 10 लाख रुपीस मिल जाएंगे, और 10 लाख रुपीस जब मिल जाएंगे वही उस 10 लाख रुपीस का क्या करेंगे, यूज करेंगे अपने कंपनी को ग्रो करने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी आपके दिमाग में ये आ रहा है कि मतलब कि ये जो आम इंसान लोग है या कोई भी मतलब कि पर्सन है वो इस कंपनी के शेयर क्यों खरीदेगा, मतलब इसमें फायदा क्या है, लोगों का क्या फायदा है, तो वो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, अभी ध्यान से समझना। तो अभी एक बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज द फेस वैल्यू। तो ये देखो, ये जो एक ना सबसे स्टार्टिंग में है ना, स्टार्टिंग में जो प्रमोटर्स होते हैं ना, मतलब जो कंपनी का मालिक होता है ना, वो अपने कंपनी का एक फेस वैल्यू डिसाइड करता है। ठीक है, जब वो अपने कंपनी को रजिस्टर कराता है स्टॉक मार्केट में, तब उसको अपने कंपनी की फेस वैल्यू डिसाइड करनी पड़ती है, तो वही होता है हमारा फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टर ए के एक शेयर की जो कीमत है, यानी कि उनकी जो फेस वैल्यू जो है शेयर की, वो है ₹100, और उन्होंने कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए, 10,000 शेयर्स इशू किए। एंड जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और आपको मिल जाएंगे 10 लाख, यानी कि इनका मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा 10 लाख, और ये 10 लाख जब मतलब मान लो ये 10,000 शेयर अगर सोल्ड आउट हो गए तो ये 10 लाख रुपए मिस्टर ए के पास आ जाएंगे। ठीक है, मान लो अभी कैसे, मतलब कैसे सोल्ड आउट हो गए, देखो मैं समझाती हूँ। मान लो कि कोई यहाँ पे एक पर्सन है, मान लो कि यहाँ पे एक पर्सन है पी। ठीक है, अब ये पी पर्सन जो है ना, इसको है ना इस कंपनी में बड़ा इंटरेस्ट आया, और इसने बोला कि अरे मैं इस कंपनी के ना शेयर लूंगा। तो मान लो कि ये जो पी पर्सन है इसने इस कंपनी के 2 शेयर लिए। ठीक है, 2 शेयर लिए, तो एक शेयर की कीमत है ₹100, तो इसने 2 शेयर लिए हैं, तो मतलब कि ये कितना इन्वेस्ट करने वाला है, ₹200 इन्वेस्ट करने वाला है, क्योंकि इसने 2 शेयर लिए हैं। तो मिस्टर पी ने इस कंपनी में अपने 200 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, मतलब इसने गवाए नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट होता है बच्चा, मैं समझाऊंगी आपको, रुको। वैसे ही मान लो कोई दूसरा पर्सन आ रहा है, मान लो अभी यहाँ पे रियल नाम लेती हूँ मैं, मान लो कि ये सिया, मान लो ये पिया थी, पिया को इस कंपनी में इंटरेस्ट आया और उसने इस कंपनी के 2 शेयर खरीदे, दैट इज ₹200। ठीक है, उसने 200 रुपए उसके इन्वेस्ट किए इस कंपनी में। मान लो सिया है, तो सिया को भी इस कंपनी में बड़ा इंटरेस्ट आया, इसकी ग्रोथ देखी और बोला कि नहीं नहीं ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होगा। तो सिया ने इस कंपनी के, मान लो कि उसने इस कंपनी के 100 मतलब कि 100 शेयर खरीदे, 100 शेयर खरीद सकते हैं। ओके, मान लो 100 नहीं, ज्यादा हो गया, चलो 10 शेयर खरीदे, तो एक शेयर की कीमत है 100, तो 10 शेयर की कीमत हो जाएगी ₹1000। तो यानी कि सिया ने ₹1000
इस कंपनी पे इन्वेस्ट किए। तो ऐसे कितने आम इंसान लोग आएंगे और इस कंपनी के शेयर खरीदेंगे और फिर ये 10,000 जो शेयर्स है वो सोल्ड आउट हो जाएंगे और ऐसे ऐसे करके ये जो पैसे है वो ये जो रुपीज है, ये जो अमाउंट है वो मिस्टर ए को मिलेंगे और मिस्टर ए फिर अपने कंपनी को ग्रो कर सकेंगे क्योंकि उनके पास वो 10 लाख रुपए आ गए हैं। तो ऐसे पूरा प्रोसेस चलेगा। लेकिन अभी आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो पिया सिया है ये इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इनको क्या फायदा क्या है वो बताओ। तो अभी देखो मैं आपको फायदा एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो फेस वैल्यू यहाँ पे क्लियर हो गया, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। तो यहाँ पे देखो मान लो कि अभी ये मिस्टर ए को ये 10 लाख रुपए चाहिए थे। क्यों चाहिए थे? ताकि वो अपने कंपनी को ग्रो कर सके, बिल्ड कर सके, एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाए, बरोबर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो कि मिस्टर ए के पास 10 लाख रुपए आ गए और उन्होंने इतना तगड़ा काम किया कि उनकी कंपनी ग्रो कर रही है। तो उनकी कंपनी अगर ग्रो करेगी तो उस कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, उस कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। तो मान लो कि ये कंपनी की जो फेस वैल्यू थी वो थी ₹100, लेकिन क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी बिल्ड कर रही है, तो इसका अभी इस कंपनी की मार्केट में वैल्यू बढ़ रही है। तो इसका ये जो फेस वैल्यू जो होता है ना वो बढ़ जाएगा, फेस वैल्यू बढ़ जाएगा। कि अभी इस कंपनी का मान लो फेस वैल्यू जब बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। तो अभी इस कंपनी का मान लो, फिलहाल में मैं अभी यहाँ पे पिंक कलर में लिखती हूँ, मान लो कि इस कंपनी का मार्केट वैल्यू जो है, इस कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है वो मान लो कि अब हो गया है ₹110। ये तो फेस वैल्यू था, फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, लेकिन मार्केट वैल्यू अप डाउन होता रहता है। जैसे कंपनी परफॉर्म करती है, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, अगर कंपनी गंदा परफॉर्म करेगी तो मार्केट वैल्यू डिक्रीज होगी। तो अभी मान लो कंपनी फिलहाल तो अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसकी मार्केट वैल्यू हो गई है ₹110, ठीक है। तो अभी ये पिया सिया को क्या फायदा है? तो यहाँ पे सुनो, पिया ने 2 शेयर्स लिए थे, ओके, उसने ₹200 इस कंपनी में इन्वेस्ट किए थे, लेकिन अभी मान लो कि उसको ये शेयर बेचने हैं, ओके, उसको शेयर नहीं चाहिए, वो बेचना चाहती है तो वो बेच सकती है। तो उन्होंने मान लो कि शेयर बेच दिए। तो जब ये पिया शेयर बेचेगी ना, तो वो बेचेगी तब कौन से वैल्यू पे बेचेगी? मार्केट वैल्यू पे बेचेगी। तो जब ये पिया शेयर बेचेगी तो उसको कितना अमाउंट मिलेगा? तो ध्यान से समझना कि उसने खरीदा था 2 शेयर ₹200 में, अभी क्योंकि मार्केट वैल्यू बढ़ रही है तो यानी कि अभी पिया ये जो 2 शेयर है वो ₹110 में बेचेगी। तो यानी कि 2 शेयर की अभी कीमत हो जाएगी ₹220। तो कि पिया अभी ये जो 2 शेयर्स है वो ₹220 में बेचेगी, है ना, क्योंकि अभी 1 शेयर की कीमत हो गई है ₹110। तो 2 शेयर की कीमत कितनी हो जाएगी? तो इंटू 2 कर लो, यानी कि मिलेगा ₹220। तो यानी कि अभी पिया जो है उसने ये 2 शेयर बेचे ₹220 में, यानी कि पिया को कितना प्रॉफिट हुआ? बोलो ना, ₹20 प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे देखो, यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग के टाइम पे, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शेयर के टाइम पे ऐसे प्रॉफिट कमाया जाता है, समझ रहे हो। वैसे ही मान लो ये सिया है, सिया ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे थे? सिया ने खरीदे थे 10 शेयर्स, ठीक है। तो जब उसने खरीदे थे तो वैल्यू जो थी वो शेयर की ₹100 थी, लेकिन अभी सिया भी बेचना चाहती है, मान लो शेयर को बेचना चाहती है। तो अभी जब वो बेचेगी तो मार्केट वैल्यू पे बेचेगी, ओके। तो अभी मार्केट वैल्यू चल रही है ₹110। तो 1 शेयर की कीमत है 110, तो 10 शेयर की कीमत कितनी हो जाएगी? तो 110 इंटू 10 करो, तो यानी कि यहाँ पे मिल जाएगा हमको ये 1000 यानी कि यहाँ पे जब सिया ये 10 शेयर को बेचेगी तो उसको कितना अमाउंट मिलेगा? दैट इज ₹1100, ठीक है। तो यहाँ पे सिया को बताओ कितना फायदा हुआ? ₹100 का फायदा हुआ। आपको भले ही ये फायदा बहुत कम लग रहा है, बोल रहे हो कि अरे 20-20 रुपए 100-100 रुपए के लिए कौन इतना झंझटमारी करेगा। नहीं बच्चा, ऐसे नहीं होता है। मैं बहुत छोटे छोटे वैल्यूज लेके आपको समझा रही हूँ, लेकिन यही लॉन्ग टर्म में आपको अमीर बनाता है, समझ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। और ये कहाँ पे होता है, कैसे होता है? तो यहाँ पे हमारे पास
द मोस्ट फेमस स्टॉक मार्केट है, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, सबसे पहले कंपनियां क्या करती है, यहाँ पे इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उनको रजिस्टर होना पड़ता है। फिर जो कंपनी के मालिक होते हैं या जो कंपनी के जो भी मतलब कि प्रमोटर्स होते हैं वो उनके कंपनी की फेस वैल्यू डिसाइड करते हैं और फिर कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है उसके ऊपर कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो अप डाउन होती रहती है। ठीक है, तो चलो एक बार थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के बारे में देखते हैं। व्हाट इज दिस स्टॉक मार्केट, तो मैं फिर से बता देती हूँ, ये है हमारे ऐसे मार्केट जहां पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर होता है। तो डोंट वरी, हमको यहाँ पे ये कंपनी के अंदर जाना नहीं पड़ता है, घर पे बैठ बैठ के भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने शेयर्स को बाई कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं खुद भी इन्वेस्ट करती हूँ ये स्टॉक मार्केट में, तो घर पे बैठ बैठ के कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप है ऐसे, जीरोदा है, काइट है, ऐसे बहुत सारे ऐप्स है जहां पे हम लोग घर बैठे बैठे अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हैं, उनके शेयर्स खरीद सकते हैं। बट एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम कंपनीज के शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो मार्केट वैल्यू पे ही करते हैं, मार्केट वैल्यू पे ही हम शेयर्स को बाई करते हैं एंड सेल करते हैं। तो ये वाला एक पॉइंट लिख देना अपने बुक में, अभी के अभी लिखो कि जब भी हम एक कंपनी के क्या करते हैं, शेयर्स को खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो मार्केट वैल्यू पे ही हम खरीदते हैं या बेचते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो ये जो स्टॉक मार्केट है दिस इज यूजफुल फॉर बाइंग एंड क्या बोलते हैं, सेलिंग। हाँ, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। ठीक है, जैसे कि देखो हमारा भाजी वाला मार्केट होता है, वहां पे वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह हम बेचते हैं, खरीदते हैं, यस बेचते हैं खरीदते हैं, बरोबर। जैसे हमारा नॉर्मल मार्केट है वैसे ये स्टॉक मार्केट में शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो चलो इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, फिर से मैं पीछे आऊंगी आपके पास, डोंट वरी। तो यहाँ पे है द मोस्ट फेमस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे देखो मैंने इनके बारे में थोड़ा सा 2-3 पॉइंट लिखा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, ये बहुत ही पुराना स्टॉक एक्सचेंज है एशिया का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनी, दैट इज मतलब कि यहाँ पे इस स्टॉक मार्केट के अंदर कितने नंबर ऑफ कंपनीज को कितने नंबर ऑफ कंपनीज ने रजिस्टर कराया है खुद को, तो दैट इज 5439। ठीक है, वैसे ही जो नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनी यानी कि कितने कंपनीज ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में खुद को रजिस्टर कराया है, तो दैट इज 1952। ठीक है, ये नंबर थोड़े वेरीज हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि जो बेंचमार्क इंडेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का वो है सेंसेक्स, और बेंचमार्क इंडेक्स जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का वो है निफ्टी 50। अब ये सेंसेक्स और निफ्टी 50 क्या होता है, देखो मैं समझाती हूँ। अगर मान लो कि ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर है ना, बहुत सारे कंपनीज रजिस्टर्ड होते हैं, तो अगर मान लो कि उन लोग क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं टॉप कंपनीज का। तो अगर वो कंपनीज क्या कर रही है, अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है, मतलब उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, तो जब मार्केट वैल्यू बढ़ेगी ना तो वो ऐसे ग्रीन कलर के ट्रायंगल में शो करते हैं, उनका एक इंटरफेस होता है, तो वो ग्रीन कलर के ट्रायंगल में शो करते हैं। अगर मान लो कि वो एवरेज निकालते हैं उनके टॉप कंपनीज का, और अगर मान लो उनके मार्केट वैल्यू कम हो रही है, तब वो ये रेड कलर के ट्रायंगल से शो करते हैं, ऐसे डाउन जा रहा है वो ट्रायंगल, ऐसा शो करते हैं। ठीक है, तो इसी इंडेक्स को बोला जाता है सेंसेक्स। ओके, ये जो है कि मतलब कि भाव बढ़ रहा है, कम हो रहा है, मतलब मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है, इसी उतार चढ़ाव को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बोलते हैं सेंसेक्स। ठीक है, तो आपने कभी सुना होगा या आपने नहीं भी सुना हुआ होगा, तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे होता है, ऐसे बोलते थे लोग जो होते हैं ना स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं, या जो ऐसे ब्रोकर वगैरह होते हैं यानी कि दलाल वगैरह होते हैं, तो वो ऐसे बोलते हैं कि आज तो सेंसेक्स यार बहुत कम हो रहा है, सेंसेक्स बहुत बढ़ गया है, ऐसा। तो सेंसेक्स मतलब वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, और वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स होता है यानी कि जो उतार चढ़ाव होता है उसको बोलते हैं निफ्टी 50। यानी कि ऐसे बोलते हैं, अरे आज तो निफ्टी 50 यार, आज तो क्या मस्त एकदम क्या बढ़ गया है, या फिर ऐसे बोलते हैं कि निफ्टी 50 थोड़ा सा यार लो हो गया है। ठीक है, तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स होता है उसको निफ्टी 50 बोलते हैं, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स होता है उसको सेंसेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर और रेड कलर के ट्राइंगल्स होते हैं वो तो समझ ही गए होंगे, ग्रीन कलर का इशारा मतलब मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, रेड कलर का इशारा मतलब मार्केट वैल्यू डाउन हो रही है। ठीक है, तो ये है हमारे दो मोस्ट फेमस
स्टॉक मार्केट, वैसे बहुत सारे स्टॉक मार्केट है, डोंट समझो कि दो ही स्टॉक मार्केट है, कोलकाता करके एक कोई और भी स्टॉक मार्केट है, बट मोस्टली ये दोनों हमारे फेमस है। ठीक है, चलो बैक टू अवर मिस्टर ए। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि मिस्टर ए ने अपने कंपनी की एक फेस वैल्यू डिसाइड की थी, दैट इज जिसको हम लोग FV करके भी बोलेंगे शॉर्टकट में। और जैसे अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो मतलब मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, अगर मान लो कंपनी पुअर परफॉर्म कर रही है तो मार्केट वैल्यू डाउन हो रही है। ठीक है, अगर मान लो कि अभी सपोज करो कि कुछ कंपनी कभी कभी क्या होता है ना, डाउनफॉल भी आता है, तो मान लो कि ये कंपनी जो है वो थोड़ा पुअर परफॉर्म कर रही है, तो मान लो कि अभी ये जो हमारी कंपनी है इसकी मार्केट वैल्यू जो है, इसकी जो मार्केट वैल्यू हो गई है दैट इज 90। अगर अभी 90 हो गई है तो यानी कि यहाँ पे अभी क्या होगा ना कि कुछ आएंगे लोग और ये 90 में क्या करेंगे, इस कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे। या किसने, अगर मान लो कि ये हम पिया और सिया की बात करते हैं, ये हटा देते, फिलहाल हम ये वाला केस हटा देते, अभी मान लेते हम ये वाला केस लेते कि मान लो कि अभी इस कंपनी की मार्केट वैल्यू डाउन हो गई है, दैट इज 90 रुपीज में आ गई है, और मान लो कि ये जो पिया है इसको अपने शेयर बेचने हैं, तो अभी उसने खरीदे थे 2 शेयर 200 रुपए में, लेकिन क्योंकि मार्केट वैल्यू 90 हो गई है तो अभी जब ये पिया ये शेयर बेचने जाएगी तो उसको ये मार्केट वैल्यू पे ये शेयर को बेचना पड़ेगा। तो दो शेयर की जो कीमत है वो हो जाएगी 180 रुपीज, यानी कि पिया जो है वो 180 रुपीज में शेयर को बेचेगी। तो यहाँ पे तो पिया को घाटा हो गया, कितना घाटा हो गया, 20 रुपए का घाटा हो गया। ठीक है, तो ऐसे होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर। ठीक है, ज्यादा मैं इसको इलैबोरेट नहीं करूंगी वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो बस आपको थोड़ा सा क्या समझना था मैं अभी आपको समझाती हूँ। अभी यहाँ पे देखो मैं आपको समझाती हूँ। चलो एक एक करके हम लोग सब अच्छे से पढ़ते हैं कि हमने क्या क्या देखा। एक मिनट, ये डायरेक्टली शेयर आ गया, इससे पहले मुझे आपको ये समझाना है। अभी आपके बुक में जो डेफिनेशंस लिखे हैं वो भी मैं आपको समझाती हूँ। नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या है, टू स्टैब्लिश अ कंपनी डिजायरिंग पर्संस कम टुगेदर एंड फॉर्म अ कंपनी। यानी कि यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो कि एक कंपनी को स्टैब्लिश करना है तो डिजायरिंग पर्सन मतलब कि जो ये इच्छा रखते हैं कि वो एक कंपनी को बिल्ड करना चाहते हैं, तो वो साथ में आते हैं और एक कंपनी को खड़ा करते। जैसे कि यहाँ पे तो मिस्टर ए लौते अकेले थे, लेकिन अगर मान लो कि 2-3 लोग अगर साथ में आते तो उसको पार्टनरशिप बोला जाता है, और वो पार्टनरशिप में क्या करते हैं, कंपनी को खड़ा करते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे बात है कि कंपनी को फॉर्म करते हैं कौन, जो पर्सन डिजायर रखते हैं कि उनको एक कंपनी को खड़ा करना है वो। और फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है यहाँ पे, पर्संस हु फॉर्म अ कंपनी आर कॉल्ड एज प्रमोटर्स। जैसे कि मैंने बताया था, जो कंपनी को बिल्ड करता है, जो फॉर्म करता है, उसको बोलते हैं प्रमोटर्स। एंड द कंपनी इज कॉल्ड लिमिटेड कंपनी, यानी कि उस कंपनी को बोला जाता है लिमिटेड कंपनी। ठीक है, ये भी मैंने समझाया था। अब आ जाते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट, क्या दिया है, अमाउंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ ग्रो अ कंपनी इज कॉल्ड कैपिटल। यानी कि ऐसा अमाउंट जो उस कंपनी को ग्रो करने के लिए चाहिए या अगर कंपनी को स्टार्ट करने के लिए चाहिए उसको बोलते हैं कैपिटल। तो जैसे कि यहाँ पे मिस्टर ए को 10 लाख रुपए की जरूरत थी अपने कंपनी को ग्रो करने के लिए, तो यहाँ पे ये जो 10 लाख रुपीज है, दिस इज नोन एज कैपिटल। मैंने बताया था कैपिटल क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, दिस कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इक्वल पार्ट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा पार्टी, यहाँ पे ध्यान से सुनना क्या लिखा गया है कि दिस कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज ऑफ ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 और ₹100 एक्सेट्रा। मतलब कि जो कैपिटल चाहिए कंपनी को ग्रो करने के लिए, उस कैपिटल के स्मॉल इक्वल पार्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि मिस्टर ए को 10 लाख रुपए की जरूरत थी, तो उन्होंने इस 10 लाख रुपए को स्मॉल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट इज ₹100 के पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब एक शेयर की कीमत होगी ₹100 और उन्होंने कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए, 10,000 शेयर इशू किए, क्योंकि 100 इंटू 10,000 करोगे तो आपको मिलेगा 10 लाख रुपीज, और ये 10 लाख रुपीज मिस्टर ए को मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही तो यहाँ पे वही लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, दिस स्मॉल पार्ट इज नोन एज शेयर ऑफ द कंपनी। इसी स्मॉल पार्ट को हम बोलते हैं शेयर ऑफ द कंपनी। दिस शेयर्स आर सोल्ड इन द शेयर मार्केट टू रेज द कैपिटल। मतलब इसी शेयर को फिर क्या किया जाता है, बेचा जाता है, कहाँ पे, शेयर मार्केट में। ओके, और ताकि क्या कर सके, वो अपने कैपिटल को बढ़ा सके। ठीक है, तो वही मैंने आपको बोला कि यहाँ पे फिर क्या करते हैं, शेयर को बेचा जाता है। कहाँ पे बेचा जाता है वो तो मैंने आपको
आपको बता दिया है, ये दो मेन मार्केट है हमारे, यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स होता है। और हमेशा अपने दिमाग में ये फिट रखना कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शेयर जो है वो मार्केट वैल्यू के ऊपर होगा, फेस वैल्यू के ऊपर नहीं होगा। भले ही यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आपको फेस वैल्यू के ऊपर मतलब कि खरीदा, पिया और सिया ने फेस वैल्यू के ऊपर शेयर को खरीदा, ऐसा एग्जांपल बताया, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। लेकिन जब भी आपके क्वेश्चन सॉल्विंग होंगे उसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर जो है वो मार्केट वैल्यू के ऊपर ही होगा, ये हमेशा याद रखना। क्लियर हो गया? चलो आगे देखते हैं, आगे क्या क्या है यहाँ पे ध्यान दो। तो यहाँ पे क्या है, शेयर क्या होता है? अ शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल। देखो कैपिटल एक बड़ा यूनिट है, तो शेयर क्या है? शेयर जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका? कैपिटल का। जो शेयर है ना वो कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट है, यानी कि देखो 10 लाख जो है दिस इज कैपिटल, और इसका स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो है ₹100। ओके, एंड इसी को बोलते हैं हम लोग फेस वैल्यू। दिस इज द फेस वैल्यू जो डिसाइड होती है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे अ शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल, द वैल्यू ऑफ द शेयर इज प्रिंटेड ऑन द कंपनी सर्टिफिकेट विथ अदर डिटेल्स एंड इट इज कॉल्ड द शेयर सर्टिफिकेट। मतलब ये सब आप छोड़ो, ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, वैसे हमको उसका कुछ लेना देना नहीं है। मतलब कि एक सर्टिफिकेट वगैरह बनता है, उस सर्टिफिकेट पे जो है ना वो शेयर की जो कीमत है या जो शेयर की वैल्यू है वो लिखी जाती है, वो सब होता है, एक सर्टिफिकेट होता है जिसको शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट, व्हाट इज शेयर होल्डर? शेयर होल्डर क्या होते हैं? तो यहाँ पे बोला है अ पर्सन हु ओन्स द शेयर इज कॉल्ड द शेयर होल्डर। द शेयर होल्डर इज द पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी इन द प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स ही और शी होल्ड्स। तो यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यानी कि यहाँ पे आपने ये पिया और सिया देखे थे, ये जो पिया और सिया जो है ना ये हमारे शेयर होल्डर्स है, यानी कि इस कंपनी के ये जो पिया और सिया है वो क्या है? शेयर होल्डर्स है। और ये पिया और सिया को ये भी बोला जाएगा कि ये इस कंपनी के क्या है? ओनर्स है। दिस आर द, ये जो पिया और सिया है ये कंपनीज के ओनर्स हो जाते हैं इन द प्रपोर्शन, जितने उन्होंने शेयर खरीदे हैं उसके प्रपोर्शन में, ठीक है। तो यानी कि ये तो मेन ओनर तो है ही बाबा, ये मिस्टर ए तो ओनर है ही, मेन ओनर है, लेकिन क्योंकि इस कंपनी के अंदर बहुत आम लोगों ने इन्वेस्ट किया है तो उनको एक दर्जा दिया जाता है कि वो भी क्या है, यानी कि पिया सिया जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो जितने भी लोग होंगे वो इस कंपनी के क्या होंगे? ओनर होंगे, एंड उनको बोला जाता है शेयर होल्डर्स। यानी कि ये क्या कर रहे हैं? शेयर को होल्ड करके रख रहे हैं, इनके वजह से ये कंपनी क्या हो रही है? ग्रो कर पाई है ना। पिया और सिया जैसे लोग आए, इस कंपनी में इन्वेस्ट किया और मिस्टर ए को 10 लाख रुपए मिले, बरोबर, तो इनको बोला जाएगा शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो पिया सिया जैसे बहुत सारे लोग होंगे उनको शेयर होल्डर्स बोला जाएगा। शेयर होल्डर समझा? ठीक है, चलो नेक्स्ट। स्टॉक एक्सचेंज मतलब वही जो हमारे बाइंग एंड सेलिंग जहां पे होती है उसको स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, जो अभी मैंने बताया था। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इट इज द प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स टेक प्लेस। इट इज ऑल्सो नोन एज शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट, या इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं, या कैपिटल मार्केट भी बोलते हैं। मतलब आप देख लो, आप यहाँ पे बहुत सारे नाम है इसके, मैं तो बोलूंगी कि सारे नाम को याद कर लो यार, क्या पता एग्जाम में क्या ही दे दे। तो यानी कि स्टॉक एक्सचेंज मतलब कि जहां पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर होता है उसी को बोलते हैं हम लोग स्टॉक एक्सचेंज, इसको बोला जाता है। देखो बहुत सारे नाम है, क्या क्या नाम है देखो, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट और कैपिटल मार्केट, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, कंपनीज शुड बी लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडिंग। मतलब कि अगर ट्रेडिंग करना है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर करना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे स्टॉक मार्केट जो है यहाँ पे उनको रजिस्टर होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मिस्टर ए ने अपनी कंपनी को पहले रजिस्टर किया था, उसके बाद उन्होंने फेस वैल्यू डिसाइड की और फिर वहां पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर स्टार्ट हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया? चलो वेरी गुड। अब आ जाते हैं फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू देखते हैं। उसके बाद बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करना है, व्हाट इज डिविडेंड एंड फिर आरओआर, ठीक है। डिविडेंड और आरओआर करना है, उसके बाद खत्म। इजी है ना, कितना इजी कॉन्सेप्ट है, खाली वो वर्ड आप लोड ले रहे थे। चलो अभी हम देखते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है देखो, द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल वैल्यू और प्रिंटेड वैल्यू और पार वैल्यू। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। क्या बोला है देखो, जो फेस वैल्यू है ना वो सबसे स्टार्टिंग में डिसाइड करता है प्रमोटर्स,
ठीक है। और जो वैल्यू शेयर सर्टिफिकेट मैंने बताया था, देखो यहाँ पे जब हमने ये शेयर का जब डेफिनेशन कर रहे थे, तो एक शेयर सर्टिफिकेट होता है, जब नई नई कंपनी रजिस्टर होती है ना, तो उनको अपने कंपनी की एक वैल्यू डिसाइड करनी पड़ती है, उसको ही बोलते हैं फेस वैल्यू, और वो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर प्रिंट की जाती है। ठीक है, फेस वैल्यू इज द सबसे स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ दैट कंपनी, ऐसा भी आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखो वो वैल्यू को प्रिंट किया जाता है शेयर सर्टिफिकेट में, उसको ही बोला जाता है फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। इसको देखो और उसके क्या क्या नाम है, उसके और नाम है, नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं फेस वैल्यू को, प्रिंटेड वैल्यू भी बोलते हैं क्योंकि इसको प्रिंट किया गया है, और उसको पार वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हम अपने चैप्टर में उसको फेस वैल्यू ही बोलेंगे। लेकिन क्या है ना, ये 2-3 नाम आप याद कर लो, क्योंकि पता नहीं, भरोसा नहीं है, बोर्ड एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। ऐसे दे दिया कि नॉमिनल वैल्यू इज दिस, तो कुछ भरोसा नहीं है ना। तो फेस वैल्यू के कितने नाम है, फेस वैल्यू तो है ही, दूसरा है नॉमिनल वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू और पार वैल्यू। ठीक है, चलो अभी आ जाते हैं व्हाट इज मार्केट वैल्यू, जिसको हम लोग MV से डिनोट करेंगे। तो मार्केट वैल्यू क्या होता है, द प्राइस एट विच द शेयर्स आर सोल्ड और परचेज्ड इन द स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। मतलब कि मार्केट वैल्यू क्या होता है, वो वैल्यू होता है या वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे शेयर को खरीदा या बेचा जाता है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो मैंने आपको एकदम क्लियर शब्दों में बोला है कि हम मार्केट वैल्यू में क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू के हिसाब से शेयर को बाई करते हैं एंड सेल करते हैं। ठीक है, अगर मान लो वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो मतलब उसकी मार्केट वैल्यू कम होगी, ऐसा कुछ। ठीक है, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट करना है, मतलब 2 और कॉन्सेप्ट करने, उसके बाद हम फॉर्मूलाज देखेंगे एंड आज का लेक्चर खत्म। अभी हमको देखना है कि ये डिविडेंड क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगी। तो डिविडेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं व्हाट इज दिस डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, अ पार्ट ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर शेयर अमाउंट शेयर होल्डर इज कॉल्ड डिविडेंड। ओके, अभी यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी, टेंशन मत लो, बट मुझे एक बार फिर से पूरा अच्छे से पढ़ने दो। क्या दिया देखो, अ पार्ट ऑफ द एनुअल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड per share amount shareholder is called dividend. If the company is performing well, then the value of share capital increases, hence the price of the share goes up. As a result, company gives good dividend for the shareholders. The dividend income is टैक्स फ्री। ओके, अब यहाँ पे देखो मैं आपको अच्छे से एकदम तगड़े एग्जांपल से इस डिविडेंड का मतलब समझाती हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये जो मिस्टर ए है, इसको 10 लाख रुपए मिल गए थे। 10 लाख रुपए कैसे मिले, क्योंकि ऐसे जो सिया पिया जैसे लोग आए और उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया और मिस्टर ए को 10 लाख रुपए मिले, और उन्होंने क्या किया, ये 10 लाख रुपए से अपनी कंपनी को ग्रो किया, बिल्ड किया और एक नेक्स्ट लेवल तक लेके गए। तो मिस्टर ए को बहुत प्रॉफिट हुआ इसमें। तो मिस्टर ए ने क्या किया, तो उसके बाद मिस्टर ए ने क्या किया, अपने जो शेयर होल्डर्स है ना, उनके लिए डिविडेंड क्या किया, अनाउंस किया। तो डिविडेंड क्या है, अरे मतलब डिविडेंड एक ऐसे समझ सकते हो कि बोनस है। ओके, तो वो प्रमोटर्स जो होते हैं, प्रमोटर्स मतलब जो कंपनी के मालिक जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं एनुअली। मतलब कि साल खत्म होने के बाद वो क्या करते हैं, अपने कंपनीज को जो भी उनको प्रॉफिट वगैरह हुआ है ना, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को क्या करते हैं, डिविडेंड अनाउंस करते हैं। ठीक है, और ये जो डिविडेंड इनकम है वो टैक्स फ्री होती है, मतलब कि जो शेयर होल्डर्स है ना, उनको ये डिविडेंड इनकम का कोई टैक्स नहीं लगता है। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो कि अभी मैं एक अच्छा सा एकदम मस्त एग्जांपल लूंगी, उसमें आपको मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू सब समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको ये पता चल गया होगा कि इस कंपनी का फेस वैल्यू तो 100 रुपीज है। मान लो कि ये जो कंपनी है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो मान लेते हैं कि ये जो कंपनी है इसकी मार्केट वैल्यू हो गई है रुपीज मान लो 120। ठीक है, और अभी मुझे क्या करने हैं, इस कंपनी के शेयर खरीदने हैं। तो मान लो मुझे इस कंपनी के 5 शेयर खरीदने हैं। ठीक है, तो अगर मुझे 5 शेयर खरीदने हैं तो मैं कौन से वैल्यू पे ये शेयर खरीदूंगी, ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू पे ही शेयर को खरीदा या बेचा जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ। तो यहाँ पे ना अभी मैं फॉर्मूला के साथ आपको सब समझा रही हूँ। तो सम इन्वेस्टेड मतलब कि वो अमाउंट जो हम इन्वेस्ट करने वाले हैं इस कंपनी में। तो सम इन्वेस्टेड का जो फॉर्मूला होगा, ये हमारा पहला फॉर्मूला होने वाला है, प्लीज ध्यान से सुनना। सम इन्वेस्टेड मतलब मैं कितना इन्वेस्ट करूंगी, देखो तो मुझे खरीदने हैं 5 शेयर,
और एक शेयर की कीमत है 120 रुपया, तो मतलब कि मेरे टोटल कितने रुपीस लगने वाले हैं, तो 5 इंटू 120 करेंगे, तो 5 इंटू 120 जितना होगा दैट विल बी द सम इन्वेस्टेड बाय मी, यानी कि मैं इस कंपनी में इतना अमाउंट इन्वेस्ट करने वाली हूं। सम मतलब अमाउंट टोटल, ठीक है। तो सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, मैं फॉर्मूला की लिस्ट लास्ट में दूंगी। तो नंबर ऑफ शेयर मुझे खरीदने हैं इस कंपनी के 5 इनटू शेयर जो है वो मार्केट वैल्यू पे खरीदे जाएंगे, तो मार्केट वैल्यू जो है वो चल रही है 120, तो यानी कि 5 इंटू 120 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 5 0 0, 5 2 10 और यहाँ पे 5 1 5 और 6, यानी कि टोटल मेरे 600 रुपए इस कंपनी में इन्वेस्ट हो गए हैं। क्लियर हो गया सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला, ठीक है। अभी मान लो कि ये जो मिस्टर ए है ना, इन्होंने साल मतलब जब साल खत्म होता है ना तो कंपनी है ना, कंपनी के जो मालिक होते हैं ना वो है ना डिविडेंड इंट्रोड्यूस करते हैं या डिविडेंड अनाउंस करते हैं। तो मान लो कि मिस्टर ए को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट किस वजह से हुआ, उनके शेयर होल्डर्स की वजह से हुआ, मतलब शेयर होल्डर की वजह से नहीं हुआ, बट शेयर होल्डर्स ने जब इस कंपनी में इन्वेस्ट किया तभी तो जाके उसको ये 10 लाख रुपए मिले ना, नहीं तो मिलते कहाँ, है ना। तो फिर मिस्टर ए ने डिविडेंड अनाउंस किया और मान लो उन्होंने बोला कि जो भी मेरे शेयर होल्डर्स है, देखो मिस्टर ए अनाउंस कर रहे हैं, जो भी जितने भी शेयर होल्डर्स है उनको 10% डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो अभी ये किसका 10% क्या होता है, तो देखो मैं समझाती हूँ। तो यहाँ पे पहले तो इतना समझ में आ गया कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि रेट ऑफ डिविडेंड पता चल गया, मतलब कि यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस हो गया है, ठीक है। तो डिविडेंड कितना अनाउंस हुआ है, तो डिविडेंड इज गिवन 10%, यानी कि जो मेरे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको 10% मिलेगा। लेकिन किसका 10%, तो ये जो 10% है वो फेस वैल्यू का होता है। तो हमेशा याद रखना जो डिविडेंड वाली जो इनकम है ना वो फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होती है, नॉट मार्केट वैल्यू के ऊपर। ध्यान से समझो, सुन के ले लो और फिर बोलना मत कि मैंने बताया नहीं। देखो हम शेयर को खरीदते बेचते हैं मार्केट वैल्यू के ऊपर, लेकिन डिविडेंड इनकम जो मिलती है वो फेस वैल्यू के ऊपर मिलेगी। तो रेट ऑफ डिविडेंड है 10%, तो अभी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे डिविडेंड इनकम मुझे कितना मिलेगा, मैं भी तो शेयर होल्डर हूं ना। तो यहाँ पे पहले हम लोग निकालेंगे डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर मतलब एक शेयर के पीछे मुझे कितना डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये एक बोनस जैसा कुछ हमको मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ डिविडेंड पर शेयर। तो यहाँ पे फॉर्मूला सब रेडी हो रहा है, ये सेकेंड फॉर्मूला, ठीक है। डिविडेंड पर शेयर मतलब एक शेयर के, पर शेयर मतलब एक शेयर, तो पर शेयर के पीछे मुझे कितना डिविडेंड मिलेगा, तो उसका फॉर्मूला होगा रेट ऑफ डिविडेंड। ध्यान से सुनना, फिर बोलना मत बताया नहीं। तो रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू, देखो यहाँ पे मार्केट वैल्यू लगता है, यहाँ पे फेस वैल्यू है, तो डिविडेंड इनकम फेस वैल्यू पे मिलती है। तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, रेट ऑफ डिविडेंड है 10%, यानी कि 10/100 इनटू फेस वैल्यू कितना है बच्चा, फेस वैल्यू भी हमारा 100 था, तो फेस वैल्यू 100 आएगा यहाँ पे। तो ये 100 कैंसल, दैट इज ₹10, यानी कि यहाँ पे मुझे एक शेयर के पीछे 10 रुपए मिलने वाले हैं। और क्योंकि मैंने 5 शेयर खरीदे, याद है ना मैंने इस कंपनी के 5 शेयर खरीदे हैं, तो मुझे 5 शेयर के कितने मिलेंगे, मतलब मेरी टोटल डिविडेंड इनकम कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला होगा टोटल डिविडेंड इनकम, इसको बोलते हैं टोटल डिविडेंड इनकम। टोटल डिविडेंड इनकम मेरा कितना हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, उसके लिए हमको इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ शेयर्स जितने आपने खरीदे हैं इनटू क्या करो आप, डिविडेंड पर शेयर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। तो मैंने तो खरीदे थे भाई 5 शेयर खरीदे थे और एक शेयर के पीछे मुझे कितना डिविडेंड मिल रहा है, 10 रुपया। तो 5 इंटू 10 करेंगे तो कितना मिलेगा, 50 रुपीज। मतलब कि मैंने क्योंकि 5 शेयर खरीदे थे तो मुझे डिविडेंड टोटल मिल रहा है 50 रुपीज। किसके तरफ से, कंपनी के तरफ से। तो ये डिविडेंड हमको मिला, ठीक है। समझ में आया क्या हुआ, ये डिविडेंड क्या होता है कि कंपनी क्या करते हैं, एनुअली मतलब साल में एक बार क्या करते हैं, वो डिविडेंड अनाउंस करते हैं और वो अपने सारे शेयर होल्डर्स को ये डिविडेंड देते हैं। और डिविडेंड इनकम जो है वो फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होती है। तो सबसे पहले अगर हमको डिविडेंड इनकम निकालना है तो सबसे पहले डिविडेंड पर शेयर निकालो। पर शेयर मतलब एक शेयर के पीछे कितना डिविडेंड मिल रहा है वो पहले निकालो, उसके बाद टोटल डिविडेंड इनकम निकालो, मतलब कि टोटल फिर आपने नंबर ऑफ शेयर खरीदे हैं उसका टोटल डिविडेंड इनकम अगर निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। समझ में आया। तो मुझे एक शेयर के पीछे मिलेगा 10 रुपया और क्योंकि मैंने 5 शेयर खरीदे थे इस कंपनी के, इसलिए मुझे मिलेंगे 50 रुपए एज अ डिविडेंड इनकम। क्लियर हो गया डिविडेंड क्या होता है, ठीक है। और ये जो 50 रुपए है वो ऐसे के ऐसे मेरे जेब में आएंगे, यानी कि ऐसे के ऐसे
मेरे बैंक अकाउंट में आएंगे, इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ओके, अभी यहाँ पे हमको एक लास्ट कॉन्सेप्ट करना है, तो इधर ध्यान से सुनना। जब मैं ये लास्ट कॉन्सेप्ट करने वाली हूँ तो उसके पहले मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी मेरा एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज द फोर्थ कॉन्सेप्ट, यानी कि मतलब ये लास्ट कॉन्सेप्ट है और ये फोर्थ फॉर्मूला भी हो जाएगा, दैट इज ROR। ROR का फुल फॉर्म है रेट ऑफ रिटर्न। अब ये रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखो क्या है। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है डिविडेंड इनकम, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं फिर बाद में समझाऊंगी भी। डिविडेंड इनकम अपॉन क्या होगा, अपॉन सम इन्वेस्टेड, ठीक है, डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या होता है कि अगर आप जिस कंपनी में भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उस कंपनी का ROR पता होना चाहिए, मतलब रेट ऑफ रिटर्न पता होना चाहिए। रेट ऑफ रिटर्न मतलब ये होता है कि इस कंपनी से तो मुझे इतना तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, इतना तो मेरे हाथ में आएगा ही आएगा, वो होता है रेट ऑफ रिटर्न। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, रेट ऑफ रिटर्न का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि डिविडेंड इनकम मतलब कि जो मेरे हाथ में आने वाला है कंपनी की तरफ से, अपॉन सम इन्वेस्टेड मतलब कि मैंने कितना इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। तो डिविडेंड इनकम जो मेरे हाथ में आने वाला है अपॉन जितना मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया उसका जो रेशियो होगा, एंड इनटू अगर हम लोग 100 करेंगे तो दैट इज माय ROR, मतलब उतना तो मुझे रिटर्न है, उतना तो मुझे क्या है, रिटर्न है। मतलब अभी समझो कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया था, मैंने कितना इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, 600 रुपया इन्वेस्ट किया था, तो सम इन्वेस्टेड आ गया मेरा 600 रुपया, 600 रुपीज। मुझे डिविडेंड इनकम कितना मिल रहा है, मुझे डिविडेंड इनकम मिल रहा है इस कंपनी के तरफ से 50 रुपया, ठीक है। तो 600 का मतलब 600 जो रुपीज मैंने इन्वेस्ट किए थे उसका मुझे 50 रुपए तो पक्का मेरे हाथ में है। ओके, क्या पता मार्केट वैल्यू डाउन वगैरह हो गई या फिर मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो ज्यादा आ गया, डाउन हो गई तो मान लो कि घट गया, लेकिन ये 50 रुपए तो मेरे फिक्स है ना, ये तो मुझे कंपनी देगी डिविडेंड इनकम, है ना। मार्केट वैल्यू कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, उससे कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन अगर एक बार कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया ना तो उनको सारे शेयर होल्डर्स को देना रहता है, ठीक है। तो ये 600 में से 50 रुपए तो पक्के मेरे हैं, और अगर इनको ही हमको फाइंड करना है कि 600 का ये 50 रुपीज कितना होता है, तो इसलिए हम इनटू 100 कर रहे हैं, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा आपका ROR मतलब रेट ऑफ रिटर्न। मेरा इतना रेट ऑफ रिटर्न है इस कंपनी से। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये जीरो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 50 डिवाइड बाय 6 करोगे तो यहाँ पे कुछ पॉइंट में आंसर आएगा। 6 4 हो जाएगा 48, तो 6 8 48, 2 बचेगा तो एक्स्ट्रा 0 लेंगे, तो 6 3 18, 6 3 18, मतलब 4.33% मेरा क्या है, ROR है। मतलब बहुत ही कम ROR है, मतलब कि मुझे 4% ही क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। मैं जितना इन्वेस्ट कर रही हूँ ना उसमें से मेरा 4% क्या है, वो रिटर्न है, मतलब 4% मुझे मिलेगा, ठीक है। तो ये ROR किसके लिए होता है कि ROR ये देखने के लिए होता है कि ROR चेक करना चाहिए जब भी हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लो कि यहाँ पे 2 कंपनी है A एंड B, ठीक है, और मुझे अभी देखना है कि मैं कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करूं। तो अगर मुझे ये देखना है कि मैं कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करूं तो मुझे यहाँ पे ROR चेक करना पड़ेगा दोनों कंपनी का। तो मान लो कि अगर मैं कंपनी A में 20,000 इन्वेस्ट करती हूँ तो मेरा ROR जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, मान लो कि 50% आ रहा है। या ROR मतलब रिटर्न, मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, जितना भी मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, मतलब मैंने इतना इन्वेस्ट किया तो इसका मुझे 50% तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज मेरे हाथ में पक्का 10,000 रुपए तो फिर से रिटर्न आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ये तो गारंटी है, क्योंकि अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट में घाटा भी होता है, लेकिन ROR ये बताता है कि इतना तो रिटर्न आपको पक्का है, चाहे कुछ भी हो, अगर मार्केट वैल्यू डाउन भी हो गई तो भी, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे कंपनी A में जो ROR निकल के आया वो 50% निकल के आया। ROR का फॉर्मूला देख लो, ये रहा हमारा, ठीक है। तो मतलब कि 10,000 तो मुझे पक्का मिलेंगे। वैसे अगर मान लो कि मैं कंपनी B में गई और कंपनी B में भी मैंने सेम, अगर मैं 20,000 इन्वेस्ट करूंगी, 20,000 अगर मैं इन्वेस्ट करूंगी और मैंने निकाला कि कंपनी B का जो ROR है ना वो थोड़ा सा कम है, यानी कि कंपनी B का जो ROR है मान लो कि वो कुछ 40% या ऐसा कुछ है, यानी कि यहाँ पे मेरा रेट ऑफ रिटर्न कम है। रेट ऑफ रिटर्न मतलब कितना है कि अगर 20% का हम लोग 20,000 का अगर हम लोग 40% निकालेंगे तो वो कुछ 8,000 वगैरह आएगा, ठीक है। मैं ऐसे ही नॉर्मली बोल रही हूँ, मतलब कि ऐसे ही मान लो कि 8,000 आएगा। तो यानी कि यहाँ पे कंपनी A का ROR मेरा ज्यादा है एज कंपनी टू कंपनी B, एज कंपनी
कंपनी एज कंपेयर टू कंपनी बी, तो मतलब मैं कंपनी ए में इन्वेस्ट करूंगी क्योंकि मेरा यहाँ पे ROR क्या है, ज्यादा है, मतलब रेट ऑफ रिटर्न मुझे यहाँ से रिटर्न ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू कंपनी बी। ठीक है, तो ये होता है ROR, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न। अगर आप ये रेशियो देखोगे तो रेशियो ही समझ में आ जाएगा। नीचे क्या है कि जितना हमने सम इन्वेस्ट किया एंड यहाँ पे ऊपर क्या है, डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100 करेंगे तो हमको ROR मिल जाएगा। तो दिस इज अवर फॉर्मूला। तो यहाँ पे अभी हो गया सारा कॉन्सेप्ट हमारा। सबसे मेन तो क्या था मैं बताती हूँ, अभी फिर से एक बार मैं अभी फॉर्मूला की लिस्ट आपके सामने लेके आने वाली हूँ। ये देखो मैंने ROR का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है। ROR क्या है देख लो, डिविडेंड इनकम, यहाँ पे इसको अच्छे से लिख लेना। ROR मीन्स रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज इक्वल टू डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। चलो अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा फॉर्मूलाज की लिस्ट देखते हैं। ये पूरे फॉर्मूलाज है हमारे प्रैक्टिस सेट 4.3 में। इसको अच्छे से कर लेना, अच्छे से लिख लेना, फिर बोलना मत मैंने बताया नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो कंपैरिजन ऑफ फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। सबसे पहला पॉइंट, कंपेयर करते हैं फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू को। तो सबसे पहला कंपैरिजन, अगर मान लो मार्केट वैल्यू क्या है, ग्रेटर है किससे, फेस वैल्यू से, मतलब मार्केट वैल्यू, अरे भाई मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, मतलब मार्केट वैल्यू ज्यादा है अगर फेस वैल्यू से, तो ऐसा बोला जाता है कि शेयर जो है वो प्रीमियम में चल रहे हैं। प्रीमियम मतलब कि प्रॉफिट में चल रहे हैं। ठीक है, और उम्मीद करो कि यही हो हमेशा जिसमें भी हमने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। फिर आ जाते हैं सेकंड क्या बोलता है कि अगर मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू सेम ही है, एक ही लेवल पे है, तो ऐसे बोला जाता है कि शेयर जो है वो पार पे है, शेयर इज एट पार, मतलब कि बैलेंस चल रहे हैं शेयर। ठीक है, फिर थर्ड आ जाता है हमारा कि अगर मान लो, ये कभी ना हो भाई, कि अगर मान लो मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू क्या है, कम है फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू ज्यादा है मतलब, तो इसका मतलब शेयर जो है वो डिस्काउंट पे चल रहे हैं। डिस्काउंट मतलब दे आर गोइंग ऑन डिस्काउंट, या लॉस भी बोल सकते हैं। तो ये हमने कंपेयर कर दिया फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू को। ठीक है, हमेशा याद रखना, फेस वैल्यू अगर स्टार्टिंग से देखते हैं, मार्केट वैल्यू अगर फेस वैल्यू से बड़ा है तो शेयर प्रीमियम में चल रहे हैं। मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू अगर इक्वल है तो शेयर इज एट पार, और अगर मार्केट वैल्यू कम है फेस वैल्यू से तो मतलब शेयर इज एट डिस्काउंट। ठीक है, समझ में आया फर्स्ट फॉर्मूला, वेरी इजी। सेकेंड वन, व्हाट इज सम इन्वेस्टेड मतलब द टोटल अमाउंट जो हम इन्वेस्ट करने वाले हैं किसी कंपनी में, तो उसको अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर, कितने नंबर ऑफ शेयर आप खरीदना चाहते हो उस कंपनी के, इनटू आप मार्केट वैल्यू कर दो, क्योंकि मार्केट वैल्यू पे ही शेयर को बेचा या खरीदा जाएगा। ठीक है, तो सम इन्वेस्टेड मतलब टोटल अमाउंट यू वांट टू इन्वेस्ट इन सम कंपनी, अगर वो निकालना है तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। वेरी इजी फॉर्मूला, हर रोज काम आएगा, हर रोज मतलब पूरे प्रैक्टिस सेट 4.3 में काम आएगा। तो क्लियर हो गया सम इन्वेस्टेड। ठीक है, अभी यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ मतलब ये दोनों फॉर्मूला है ना ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब सिमिलर ही है, एक दूसरे के वर्जन है ये। जैसे कि यहाँ पे अगर हमको पता करना है कि अगर मान लो कि हमको पता करना है कि हमने इस कंपनी के कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे हैं, तो आपको क्या करना है, दैट इज इक्वल टू कि आपने कितना टोटल इन्वेस्ट किया अपॉन क्या कर लो, मार्केट वैल्यू कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स है। मतलब अगर आप देखोगे ये दोनों फॉर्मूला एक ही है। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स का अगर फॉर्मूला निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सम इन्वेस्टेड मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट, और अपॉन में देखो ये जो मल्टीप्लाई में मार्केट वैल्यू, ये इसके डिवाइड में लग जाएगा, तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला मिल जाएगा। मतलब ये दोनों जो फॉर्मूला है वो एक ही है। ठीक है, तो अगर आपको पता करना है कि हाउ मेनी शेयर्स यू हैव, तो उसके लिए आप क्या करो कि टोटल इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ शेयर अगर फाइंड करना है तो टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। ठीक है, अब आ जाता है डिविडेंड के ऊपर दो फॉर्मूलाज हो गए। पहले तो निकलेगा डिविडेंड पर शेयर, ध्यान देना हमेशा, मैं ये बार बार रिपीट करूंगी। डिविडेंड इनकम पहले निकलेगा पर शेयर के ऊपर। ठीक है, डिविडेंड इनकम नहीं लिखा, अगर डिविडेंड इनकम सिर्फ अगर डिविडेंड पर शेयर भी लिखा तो भी चलेगा। तो डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला क्या है, देखो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा खिसका देती हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा मजा आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखो डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला मतलब एक शेयर के पीछे हमको कितना मिलने वाला है कंपनी की तरफ से, तो दैट इज गिवन बाय रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। हमेशा याद रखना डिविडेंड जो है वो फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, दिस इज द फेस वैल्यू। ठीक है, तो एक शेयर के पीछे अगर हमको पता करना है कि कितना डिविडेंड मिलेगा, तो रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू करो, आपको पता चल जाएगा डिविडेंड पर शेयर।
और उसी के बाद हमको फाइंड करना पड़ेगा टोटल डिविडेंड इनकम, मतलब कि अभी एक शेयर के पीछे कितना डिविडेंड मिला वो पता चल गया, अभी टोटल डिविडेंड इनकम कितना होगा। अगर मान लो किसी ने 5 शेयर खरीदे हैं उस कंपनी के, तो टोटल डिविडेंड इनकम हो जाएगा डिविडेंड पर शेयर जो निकला ऊपर इनटू नंबर ऑफ शेयर कर दो, जो मैंने आपको समझाया भी था। तो ये डिविडेंड इनकम आपको आरओआर में लगता है, याद रखना आरओआर में डिविडेंड इनकम और सम इन्वेस्टेड लगता है, ठीक है। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला विच इज द लास्ट फॉर्मूला, दैट इज आरओआर। आरओआर मींस रेट ऑफ रिटर्न, उस कंपनी का कितना रिटर्न है दैट इज नोन एज रेट ऑफ रिटर्न। तो दैट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। और हमेशा याद रखना ये जो आरओआर है वो परसेंटेज में होगा, तो आपका जो भी वैल्यू आएगा उसके पीछे आप परसेंटेज जरूर लगा देना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला की लिस्ट है, बस इतने फॉर्मूला आपको काम आने वाले हैं पूरे 4.3 में, इससे एक ज्यादा नहीं एक कम नहीं। अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छे यूज करने आ गए तो बस इतना ही लगेगा, ज्यादा लोड नहीं लेने का, ठीक है। तो अभी अब फटाफट इसको लिख दो अपने बुक में, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस एट 4.3 स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ज्यादा आपको इतना भी कुछ ओवर नहीं समझना है, बस इतना समझना है कि आपके सम सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये सब आप है ना आगे चल के अगर आपने कभी कॉमर्स वगैरह लिया तो आप ये सब सीखोगे ही, डेप्थ में सीखोगे, ठीक है। तो चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा प्लीज मुझे कॉमेंट करके बता देना कि अच्छा लगा, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।